चलो गाइज, आज हमारा है तीसरा लेक्चर। और लेक्चर का टॉपिक है मार्केट मूवमेंट। हाउ एग्जैक्ट मार्केट मूव। मार्केट अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है एंड ऐसे ऐसे आपने मार्केट देखा होगा ना, C to D ऐसे कहीं भी चलता रहता है। ये मार्केट में एग्जैक्ट मूवमेंट्स कैसे होती है ये हम लोगों को समझना है। लेक्चर का टॉपिक सबको समझ में आया? हाउ मार्केट मूव्स। मार्केट मार्केट ट्रैवल कैसे करता है ये हम लोगों को समझना है। और एक आसान भाषा में, आसान एकदम एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो मार्केट हिलता कैसे हो हम लोगों को समझ में आया। क्या है आज के लेक्चर का टॉपिक? तो मार्केट कैसे मूव करता है ये हम लोगों को क्यों पढ़ना है? कोई बता सकता है हम लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग क्यों चाहिए, क्यों मार्केट मूव करता है, कैसे मार्केट मूव करता है? ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को इस वजह से चाहिए, मार्केट में जिस मोमेंट होती है उन मोमेंट का ही हम क्या करते हैं, स्टडी, और उन्हीं मोमेंट पर हम बाय और सेल करते हैं। तो मार्केट का मेन मैकेनिज्म क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग। जो बाइंग एंड सेलिंग होती है वो मोमेंट्स पर करी जाती है। जो मार्केट में मोमेंट्स होते हैं ये सब बाइंग एंड सेलिंग की वजह से हो रहे हैं। बस मार्केट में एक जगह से बाइंग आएगी, एक जगह से सेलिंग आएगी, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट को कहते हैं डिमांड सप्लाई। समझ में आया? मार्केट मूव होता है बायर्स एंड सेलर्स की वजह से, बट मार्केट यहां से मूव होगा, वहां से मूव होगा। ए और बी और सी और डी पॉइंट डिसाइड कौन करता है? डिमांड एंड, मतलब डिमांड एंड सप्लाई इन्फ्लुएंस करती है मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स है उनको बाय और सेल करने में, या उनका व्यू बाइंग और सेलिंग का बनाने में। ये समझ में आया? आज के लेक्चर में हो या मीन्स आपको क्या बहुत लाइक 10 बार समझाया क्या, क्या सीन हुआ एग्जैक्ट आपके साथ? हेलो, क्लियर हुई ना बात मैं क्या बोल रहा हूँ? मार्केट को मूवमेंट करवाने के लिए चाहिए डिमांड एंड सप्लाई, और एक बात चाहिए होती है वो होती है लिक्विडिटी। लेकिन ये लिक्विडिटी हम डायरेक्ट कहाँ पढ़ेंगे? डायरेक्ट चार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ इस लिक्विडिटी को थ्योरी में कुछ भी क्या रोल नहीं प्ले करती, कोई जरूरत है नहीं। लिक्विडिटी हम लोग पढ़ेंगे चार्ट में डायरेक्ट एग्जैक्ट कैसे लिक्विडिटी मार्केट चलता है, और लिक्विडिटी के साथ मार्केट कैसा एग्जैक्ट तो लिक्विडिटी को लेता है, यूज करता है। ठीक है, चलो डिमांड सप्लाई। मार्केट डिमांड सप्लाई की वजह से चलता है। ये डायग्राम सब लोगों के लाइक इसमें होगी, डिमांड सप्लाई। और डिमांड सप्लाई कौन करता है, कौन क्रिएट करता है? बायर सेलर। अब बायर सेलर डिमांड सप्लाई क्रिएट करते हैं, और डिमांड सप्लाई बायर सेलर को बाय और सेल करने के लिए इन्फ्लुएंस करती है। दोनों क्या है, इंटरलिंक है क्या? जो बायर सेलर्स होते हैं वो कौन होते हैं मार्केट के? मार्केट पार्टिसिपेंट ही बायर सेलर होते हैं, कोई अलग इंसान होता है क्या? और मार्केट पार्टिसिपेंट्स अगर बाय और सेल करेंगे, डिमांड सप्लाई बनाएंगे, तो डिमांड सप्लाई बनाने में सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस किस चीज का हो सकता है? जो मार्केट पार्टिसिपेंट को इन्फ्लुएंस करता है। किस किस के बात समझ में नहीं आई? ऐसे डिसीजंस जो मार्केट पार्टिसिपेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर मार्केट पार्टिसिपेंट उस डिसीजन से इन्फ्लुएंस होता है तो वो जाता है डिमांड सप्लाई, वहां पर क्रिएट होगी डिमांड सप्लाई। और डिमांड सप्लाई कौन क्रिएट करता है? बायर सेलर, मार्केट पार्टिसिपेंट। मार्केट पार्टिसिपेंट के साथ कौन कौन करता है और डिमांड सप्लाई? इन्फ्लुएंस करने वाली सभी चीजें। इसका मतलब ये सब चीजें इंटरलिंक है क्या? चार्ट पर अगर आप जाओगे तो चार्ट पर आपको एक ही बात दिखेगी, जो है मोमेंट। ये सब मोमेंट ये चारों चीजों में चलते हैं। जो जो बंदा ये चार चीजें समझ जाएगा, हम लोगों को चलो एक बात और क्लियर करवा देता हूं, ये सभी बस टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम बात कर रहे हैं। एज अ ट्रेडर वी नीड टेक्निकल थिंग्स, एंड एज अ ट्रेडर हम लोगों को अगर टेक्निकल थिंग चाहिए तो हम टेक्निकल का स्टडी करेंगे ना। फंडामेंटल ड्राइवर्स भी होते हैं मार्केट को फंडामेंटली डिमांड सप्लाई क्रिएट करने के लिए, लेकिन हमें उन लोगों की जरूरत है क्या?
हमें बस चार्ट पर क्या चल रहा है, ये जो मूवमेंट हो रही है ये मूवमेंट कैसी हो रही है ये समझना है, क्योंकि वी आर ट्रेडर, हम लोगों को यहाँ से यहाँ अगर मार्केट जा रहा है तो इसमें सेल करके प्रॉफिट क्या जनरेट करना है क्या नहीं करना। तो बस अगर यहाँ से ऊपर मार्केट जाने वाला है तो हम लोगों को बस ये पता होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम बाय करके इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेट कर पाए, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मार्केट कैसे मूव करता है ये हम लोगों को पता होना चाहिए। और अगर हम लोगों को ये पता होना चाहिए तो उसमें सबसे पहले रोल प्ले करता है डिमांड सप्लाई, उसके बाद बायर सेलर साइकोलॉजी, उसके बाद क्या होता है मार्केट पार्टिसिपेंट, मतलब जो बायर सेलर्स होते हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे, एंड अंडरस्टैंड होने के बाद एग्जैक्ट मार्केट पार्टिसिपेंट किस बात से इन्फ्लुएंस होते हैं उसके बाद डिमांड सप्लाई क्रिएट होती है वो अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। ये बात किस किस को समझ में नहीं आई, मैं पहले एक बात क्लियर करवा देता हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये टफ हो सकता है कुछ कई लोगों के लिए, और कई लोग ऐसे होंगे उनके लिए बड़ा सिंपल होगा। लेकिन देखो हर बात हम सिंपली नहीं लेने वाले, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर अगर मार्केट की मूवमेंट हम लोगों को समझनी है तो मुझे लगता है ये डीप में पढ़ना इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगर थोड़ा टफ भी लगे आपको तो कुछ कर सकते हैं क्या, मुझे नहीं लगता कुछ कर सकते, क्यों, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, थोड़ा समझने में कठिन हो सकता है, हम लोग इसको रिपीट रिपीट कर करके पढ़ेंगे, लेकिन ये बात कभी नहीं होने देंगे कि ये भी टर्म ऊपर ऊपर से सीख के भाग जाएंगे। वैसे मैं आज भी बड़ा डीप में नहीं जाने वाला, क्यों, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इंटेंशन मेरा यही रहे कि आप बिगिनर हो और आपको मुझे प्रोसेस से बिल्ड करना है। लेकिन एज अ बिगिनर ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, भले हम डीप में नहीं जाएंगे लेकिन जो भी टर्म पढ़ेंगे वो थोड़ी अगर आपको टफ लगे, ठीक है, तो आपका ट्राई ये रहेगा कि आप समझने की पूरी कोशिश करो। गॉट इट। कौन है इसका जिसको इसी चीज का कुछ भी पता नहीं चला या कुछ भी समझ में नहीं आया। हम्म, हर चीज समझ में गए, समझ आ गई। तो चलो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई एज पर डेफिनेशन। ये देखो दो मार्केट में दो मेन एक्टिविटीज होती है, हाँ, ट्रेडिंग में, लाइक बाय होती है, सेल होती है। कई बायर्स होते हैं जो बाय करते हैं, वो क्या होते हैं, जो बाय करते हैं वो होते बायर्स, और उनका व्यू हमेशा रहता है कि मार्केट ए से ऊपर ही जाए, जो अगला बी पॉइंट बने वो ऊपर ही बने। कहां से, ए के, ए से ऊपर जो बी पॉइंट बने वो ऑलवेज बायर्स का वांट होता है, वांट, और वो उसी वांट पर टिके होते हैं। उनका वांट क्या है, ए अगर प्राइस ये है तो बी 100% कहाँ बने, उनकी बाइंग प्राइस से अब वो ऊपर बने। इस ये बाइंग प्राइस से ऊपर बनने की ट्राई में जो रहता है, इस वांट में जो रहता है वो क्या होता है, ध्यान में आ गया, समझ में आया। और सेलर वो होता है जो अगर बाय करता है ए पॉइंट पर तो उसका इंटेंशन हमेशा यही रहेगा, उसका वांट हमेशा यही रहेगा कि जिस बाय किए हुए प्राइस के नीचे ही मार्केट चलना। क्यों, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी एंड सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू ही यही होता है। डन। जिस जगह पर बायर्स मेजर इंटरेस्टेड है, समझो यहाँ पर विलिंग है बायर्स की बाय करने की, ये प्राइस पॉइंट ऐसा है जहां पर ओनली बायर्स बाय करना चाहते हैं, फुल बाइंग फुल बाइंग, तो यही बनता है, यही बनता है, समझ में आया। प्राइस में अगर एक प्राइस पॉइंट में बस बायर्स ही इंटरेस्टेड है, और कितने हैं नंबर ऑफ बायर्स, अगर नंबर ऑफ बायर्स की कंपैरिजन में नंबर ऑफ सेलर अगर कम होगे तो ये बनता है डिमांड, यह क्रिएट होता है डिमांड। अब बिजनेस की डिमांड समझने जाओ क्या होती है, किसी चीज की अगर क्या कम है, चलो कुछ चीज कम, लाइक ऐसा समझो, एक एसेट, एसेट मत समझो, चलो एक टूल है, हाँ एक वस्तु है, उस वस्तु की अगर लिमिटेड स्टॉक है, क्वांटिटी कम है, एंड उसका वांट ज्यादा है, लोगों को चाहिए, तो उसका प्राइस क्या होता है, प्राइस होता है। लेकिन हम यहाँ क्या सीखे थोड़ा सा, बस जहां पर बाइंग करने में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है, सेलिंग में कम इंटरेस्टेड है, वहां क्या बनेगी,
ये बात किसी को समझ में नहीं आई? प्लीज जल्दी बताओ। क्लियर, ठीक है। सेम इसका अपोजिट होता है सप्लाई। ऐसा प्राइस पॉइंट जहां पर बस सेलर लोग जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, मोर इंटरेस्टेड। ठीक है, सेलर क्या है, मोर इंटरेस्टेड, एंड बायर का इंटरेस्ट क्या है इस चीज या प्राइस पॉइंट पे, कम। तो ये प्राइस पॉइंट एग्जैक्टली बनता है। ये भी किस किस को समझ में नहीं आई? बस एक बात दिमाग में फिक्स रखना, सप्लाई पर सेलर्स का काम होता है, सेलर एक्टिवेशन बहुत होता है, मेजर होता है, एंड डिमांड पर बायर्स का एक्टिवेशन बहुत हेवी होता है। समझ में आया? डिमांड एंड सप्लाई। ये डिमांड एंड सप्लाई इन्फ्लुएंस होते हैं बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी पर। बायर, सेलर, अगर भाई यहाँ पर कोई समझो क्या है, यहाँ पर आया मार्केट, ठीक है, यहाँ पर साइडवेज ही हो गया, यहाँ पर ना डिमांड बन रही है ना सप्लाई बन रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है, मार्केट इक्विलिब्रियम स्टेज में जा रहा है, मतलब नॉट इंटरेस्टेड, ना बायर्स ना सेलर्स। चलो एक बात फिर समझते हैं, बायर्स और सेलर्स पढ़ लिया हम लोगों ने। डिमांड इज इक्वल टू बायर, बायर का डोमिनेशन, सॉरी डोमिनेशन, एंड सप्लाई इज इक्वल टू सेलर का डोमिनेशन, मोर इंटरेस्ट। डोमिनेशन एंड इंटरेस्ट शब्द याद रखना, हर बार ये दोनों वर्ड्स आपको काम में आएंगे, ठीक है। तो बस जब डिमांड क्रिएट होती है, ये भी चीज पढ़ेंगे हम लोग, जब मार्केट जब दोनों एक इक्वल हो जाते हैं। मैं हर एक चीज आपको समझा रहा हूँ, देखो ये थोड़ा सा रिवाइज कर लो। डिमांड सप्लाई मैंने सिखाई, समझ में आई एग्जैक्ट, मुझे बताओ पहले। बायर सेलर की साइकोलॉजी समझ में आई? हम लोग अब पढ़ेंगे, देखो अगर ये समझो ये प्राइस पॉइंट है और यहां पर बनी है डिमांड, डिमांड के बाद मार्केट में पॉसिबिलिटीज होती है, मार्केट अप साइड के लिए मूव करेगा। जो मार्केट डिमांड के बाद अप साइड मूव करता है इसी को कहते हैं अप ट्रेंड। यहां तक समझ में आया? डिमांड बनती है, डिमांड बनने के बाद यहाँ पर फुल्ली बायर्स एक्टिव होते हैं, बायर्स अगर फुल्ली एक्टिव हो गए तो प्राइस कहाँ जाएगी, एज पर साइकोलॉजी बायर्स एक्टिव हुए तो बायर्स का काम क्या है, मार्केट को ऊपर जाना। Sorry, अगर इनका काम है मार्केट को ऊपर लेके जाना, मार्केट को अप मूव करवाना, तो ये जो अप मूव बनता है इसी को कहते हैं अप बुलिश ट्रेंड, अप ट्रेंड। ध्यान में आया आपके? बस अप ट्रेंड यहाँ पर हम लोगों ने अभी जस्ट समझा है अप ट्रेंड क्या होता है, ये हम चार्ट पे जब पढ़ेंगे तब उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एग्जैक्ट आता कैसे है, मूवमेंट कैसी देता है। लेकिन हम लोगों को अभी क्या सीखना है, सिर्फ अगर बायर्स ने डिमांड बनाई, अगर वहां पर डोमिनेशन बाइंग का है, तो मार्केट में आने वाला है अप मूव, एंड जो अप मूव आएगा उसी को क्या कहेंगे। किस किस को समझ में नहीं आया? यहाँ क्या क्रिएट हुई, एज पर साइकोलॉजी यहाँ पर कौन बैठा है, और बायर का डोमिनेशन बढ़ गया है, सेलर्स का इंटरेस्ट कम हो गया है, तो यहां से क्या होगा, अप ट्रेंड आएगा। जब अप ट्रेंड आएगा तो इसी अप ट्रेंड को कहेंगे बुलिश मार्केट, बुलिश मूव और अप ट्रेंड। अप ट्रेंड समझ में आया सब लोगों को? साइकोलॉजी याद रखनी, चीजों को भूलना नहीं है। अब ये डिमांड कैसे बनता है ये समझ में आया? बस हम लोग ये चार्ट पर डिकोड करेंगे कैंडल की हेल्प से। ये कैंडल हमें बता देगी, प्राइस बताएगी ना एग्जैक्ट। हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करेंगे डिमांड है या सप्लाई है, वो अंडरस्टैंड करेंगे प्राइस से। प्राइस कहाँ से डिकोड करने वाले हम लोग, कैंडल्स। तो ये टॉपिक आने तक ये अंदर मत कुछ लाओ, बस ये समझो कि एग्जैक्ट होता क्या है, चीजें समझ में आ गया। जब आ जाएगी तो आगे की चीजें मुझे गारंटी है सॉल्व करते जाएंगे। जब प्रोसेस से आदमी जाता है तो 100% चीजें सॉल्व ही होती है, ठीक है। डिमांड, चलो समझो मार्केट एक प्राइस पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है या प्राइस चल रही है, यहाँ पर अगर सप्लाई क्रिएट होगा, मतलब क्या होगा, अगर सप्लाई क्रिएट होगा तो यहाँ पर किसका डोमिनेशन रहेगा, अगर यहाँ पर सेलर्स का डोमिनेशन है तो मार्केट का नेक्स्ट मूव आएगा वो कहाँ आ सकता है, जो डाउन साइड मूव आता है उसी को ही कहते हैं डाउन ट्रेंड।
ये चार्ट पर हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो बात अलग है, बस अंडरस्टैंड कर लो एग्जैक्ट आता कैसे है। गॉट इट? ये डाउन ट्रेंड समझ में आया? और जब जब मार्केट ये डिमांड और सप्लाई क्रिएट करता है ना, ये दो चीजें, इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। और जो ट्रेंड आते हैं इसी को कहते हैं मैनिपुलेशन स्टेज। तो इसको मैनिपुलेशन नहीं, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मैनिपुलेशन थोड़ा अलग होता है, समझाएंगे लोग। कोई बात, यहां तक समझ में आया इक्विलिब्रियम स्टेज? तो मार्केट का ये स्ट्रक्चर जब पूरा एक हो जाता है ना, जैसे समझो, जगह नहीं है यार, रुको एक सेकंड में आपको समझाता हूँ। ये चारों चीजें अगर एक एक हो जाएगी, डिमांड सप्लाई, उसके बाद ट्रेंड, और एक चीज होती है मार्केट के स्टेजेस। मार्केट का मूव करने का एक तरीका होता है, जो मार्केट, इसे कहते हैं मार्केट मार्केट स्टेजेस। मार्केट कौन सी स्टेज पर कल चल रहा है? और मार्केट की मेजरली चार स्टेजेस होती है। पहली होती है एक्यूमुलेशन स्टेज, दूसरी होती है एडवांसिंग स्टेज, तीसरी होती है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, और चौथी होती है डिक्लाइनिंग या डिसेंडिंग स्टेज। अब ये हम लोगों को बस प्राइस की अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है। प्राइस की साइकोलॉजी कैसी होती है हम लोगों को अब पढ़ना है, ठीक है? समझ में आ गया हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? डिमांड सप्लाई। अगर मार्केट में साइडवेज हो जाता है, ठीक है, तो साइडवेज मार्केट में अगर समझो यहाँ पर बायर्स का डोमिनेशन है, मैं पूरा आपको पूछ पूछ के करूंगा, मैं मेरे दिमाग से कुछ नहीं करूंगा, समझो यहाँ पर बायर्स का डोमिनेशन है, तो आगे क्या होगा? अब ट्रेंड में जाएगा। इस अप ट्रेंड को कहते हैं, अगर मार्केट साइडवेज है, ठीक है, साइडवेज होने के बाद अगर मार्केट अप ट्रेंड में लग चला जाएगा तो इसी को कहते हैं असेंडिंग स्टेज। समझ में आया? जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है उसके पहले अगर साइडवेज होता है तो इसी को कहते हैं एक्यूमुलेशन स्टेज। मतलब जब मार्केट एक्यूमुलेट होता है तो समझ जाना बायर्स क्या कर रहे हैं, डोमिनेट। और जब असेंडिंग स्टेज पर मार्केट जाता है तो समझ जाना यहाँ पर दो मेन एक्टिविटीज हो रही है। पहले तो बायर फुल्ली पुश कर रहे हैं एंड सेलर्स भी उनका ट्राई कर रहे हैं, लेकिन विन हो पा रहे हैं क्या? नहीं। लेकिन एक स्टेज आती है वो इक्वल हो जाते हैं, इक्वल। अगर 100% बाइंग आ रही है तो यहाँ पर अप मूव आएगा। वहां पर अगर कम ज्यादा होने लगा तो 80% सीलिंग, सॉरी 20% सीलिंग बढ़ जाएगी। मार्केट, चलो मैं साइकोलॉजी समझो आपको, चलो ये समझेंगे 180% कैसे होता है। समझो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, यहां पर जब एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट होगा, मार्केट ऊपर चलने लग जाएगा तो 100% प्रेशर होगा किसका? बायर्स का 100। फिर सेलर क्या डायरेक्ट भाग जाएगी क्या? उनको भी तो प्राइस को नीचे लेके जाना है ना। वो ट्राई करेंगे, एक बार वो ट्राई स्टार्ट करेंगे ना, तो ट्राई स्टार्ट करेंगे तो 80 का प्रिंसिप, ये जो 100 था वो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। जो भी होगा वो चेंज प्राइस के अनुसार होगा, हम डिसाइड नहीं कर रहे, हम एग्जांपल समझने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? 100% बाइंग आई थी, अप मूव आया, उसके बाद थोड़ी सेलिंग आई, तो बाइंग क्या हो गई? 80%, 20% सेलिंग। फिर बायर्स ने ट्राई किया, फिर सेलर्स ने ट्राई किया, ऐसे करते करते इक्वलिटी आ जाएगी। 50% बायर, मार्केट फिर कौन सी स्टेज में चला जाएगा? जब इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम स्टेज में चला जाता है, अप ट्रेंड के बाद अगर मार्केट साइडवेज होता है तो इक्विलिब्रियम स्टेज जो बनता है उसी को ही कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन। समझ में आया? ये एग्जैक्ट चार्ट पे कैसे दिखता है हम पढ़ने वाले हैं क्या? अगर इक्विलिब्रियम स्टेज में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, समझो प्राइस स्प्लिट होगी, और अगर यहां पर सेलर बढ़ जाएंगे एंड बायर घट जाएंगे, तो यहाँ क्या तक क्रिएट होगा? जब सप्लाई क्रिएट होगी तो मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा?
डाउन साइड का मूव, और जो डाउन साइड का मूव होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? डाउन ट्रेंड। जो डाउन ट्रेंड होता है इसी को ही कहेंगे डिसेंडिंग स्टेज। समझ में आया? कौन? ठीक है, मैं चारों स्टेप एक बार फिर आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। बस एक बात मुझे एक बताओ, यहां तक सब समझ में आया? डिमांड कैसे क्रिएट हो रही है समझ में आया? डिमांड क्रिएट होने के बाद अगर अपमूव आता है उसी को क्या कहते हैं? बस वो जो असेंडिंग स्टेज होता है वही होता है अप ट्रेंड। समझ में आया? और अगर मार्केट में सप्लाई क्रिएट होती है, चलो मैं आपको फिर चारों स्टेज समझाता हूँ। हम लोग यहाँ पर एकदम प्रोसेस से ड्रॉ करेंगे। आप, मैं आपको पूछूंगा, आप बोलना, ठीक है? सबसे पहले समझो मार्केट साइडवेज होगा और यहाँ पर बायर्स का डोमिनेशन बढ़ रहा है। अब ये बायर का डोमिनेशन बढ़ रहा है, ये कैसे समझेंगे हम लोग? टू डिकोड कैंडलस्टिक। वो कैंडलस्टिक हमें बता देगी, प्राइस हमें बता देगी, हम पढ़ेंगे वो कैसे करते हैं एनालिसिस, वो अलग बात है। बस अगर यहाँ पर बायर्स का डोमिनेशन बढ़ रहा है तो नेक्स्ट काम क्या होने वाला है? अप ट्रेंड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ डोमिनेशन था। 100% जब डोमिनेशन बायर्स का हो जाएगा अप ट्रेंड आ जाएगा। अप ट्रेंड आने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा वहां पर सेलर्स भी डोमिनेट करने लग जाएंगे। जब 50-50 हो जाएगा तो मार्केट क्या होगा? उसी साइडवेज मार्केट को क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। जो नीचे थी, जो बायर्स बिल्ड हुए थे वो कौन सी हो गई फिर? और जो मार्केट ने अप ट्रेंड दिया वो कौन सी हो गई? असेंडिंग स्टेज। और उसके बाद अगर यहाँ पर सेल साइड की पोजीशन बिल्ड हो जाएगी, यहाँ पर अगर बियर्स एक्टिव हो जाएंगे, अगर बियर्स एक्टिव होता है मतलब क्या एक्टिव होगा? यहाँ पर कौन सा जोन बनेगा? अगर सप्लाई क्रिएट होगा तो उसके बाद जो डाउन ट्रेंड आएगा उसे क्या कहेंगे? डिसेंडिंग स्टेज। और उसके बाद जो होगा रिपीट होगा, एक तो क्या होगा? मार्केट साइडवेज होगा, सेम रिपीट होता रहेगा। क्या होगा? बाइंग की पोजीशन बिल्ड होगी तो मार्केट फिर अप चला जाएगा, अगर नहीं होगी तो फिर डाउन चला आएगा। फिर डाउन जाएगा तो इसी को कहेंगे, ये क्या बना था फिर? सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई कंटिन्यू हो रही है। उसको और डीप में थोड़े वर्ड्स है, लेकिन मैं आज आपको क्रिटिकल वर्ड्स नहीं बताऊंगा क्योंकि जरूरत नहीं है। जब एडवांस सीखेंगे वो भी सीख जाएंगे, ठीक है? कंटिन्यू होने को क्या कहते हैं, कैसे सप्लाई कंटिन्यू होती है, तो सप्लाई टू सप्लाई क्या बढ़ती है, वो सब चीजें उसकी जरूरत है नहीं, ठीक है? डिमांड, सप्लाई, बायर, सेलर्स, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और मार्केट के चार स्टेजेस किस किस को समझ में नहीं आए? एकदम प्रॉपर या कुछ कम रह गया होगा तो बता दो, हम सॉल्व करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने एक्सप्लेन किया इससे अच्छा कोई एक्सप्लेन नहीं हो सकता। कोई कर नहीं सकता, ये नहीं बोल रहा हूँ, कुछ हो नहीं सकता। क्या एक्सप्लेन करोगे? चार चीजें हैं, साइकोलॉजी समझाई, एग्जैक्ट साइकोलॉजी काम कैसे करती है ये तक समझाया आपको। बस ये सब चीजें हमें देखनी है टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट पर, जो चार्ट होता है वहां पर देखनी है। और ये सब चीजें बायर सेलर डिमांड सप्लाई एंड एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन, ये सब डिकोड करने के लिए हम लोगों को क्या करना है? कैंडलस्टिक का स्टडी करना है, चार्ट का स्टडी करना है। गॉट इट? अब मैं फिर एक बार पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन है जिसको ये बात समझ में नहीं आई? इससे इससे कुछ क्लियर चाहिए और क्लैरिटी चाहिए। देखो एक बार नहीं समझ में आएगी, आपको जो प्रॉब्लम्स आएगी ना वो लिख कर रखो। मैं हम आपको जो भी वेबिनार होगा ना वहां पर आपके लिए स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन अरेंज करूंगा। बस आप बोलना, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत? क्लियर नहीं होने वाला, मैं फिर एक बार कहता हूँ, एक बार में क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर प्रोसेस जो मैंने बताई वो आपके नोट्स में लिखते चलो एंड अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो। हाँ ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, फिर रिपीट कर लेना लेक्चर, ठीक है? लेकिन यही सीखना, इससे ज्यादा कुछ सीखना नहीं एज अ बिगिनर, ठीक है? ऑलरेडी यही बहुत टफ हो गया है, लेकिन चलो चीजें होती है। बायर सेलर समझाए मैंने आपको। चलो फिर अगला टॉपिक है हमारा, जो मार्केट के बायर सेलर होते हैं वो कौन होते हैं? मार्केट के पार्टिसिपेंट्स। और वो कौन कौन होते हैं वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम बताएंगे आपको, उनकी आइडेंटिटी करवा देंगे, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केट पार्टिसिपेंट। चलो लेट्स मूव अहेड। देखो, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं दो टाइप के।
अब ये टाइप कैसे लाया सर आपने? देखो मार्केट के पार्टिसिपेंट होते हैं जो मार्केट में काम करते हैं, और ना मार्केट के कोई पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं ना जो मार्केट को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, जो जायंट होते हैं ना, जायंट। अब जायंट को ऐसा बड़ा हाथी तो नहीं ड्रॉ कर सकते, इतनी अच्छी हमारे हैंडराइटिंग है नहीं, लेकिन जो भी हाथी होते हैं ना, वो मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट की मूवमेंट करवाने में, और इसी को ही कहते हैं ऑपरेटर। नहीं समझ में आया होगा ना, रिमूव कर दो, कोई बात नहीं, हम बाद में पढ़ेंगे, कोई चीज ही नहीं है। चलो, मार्केट के कोर पार्टिसिपेंट्स कौन होता है? सबसे पहले हमारे जैसे रिटेलर, इंडिविजुअल ट्रेडर, जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। देखो, ब्रोकर में अकाउंट खोल लिया, किसी का देखा, अब ये मैं गलत फिर बोल दूंगा तो मैटर हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट लॉस देख के आते हो मार्केट में, और आपका लाइक स्टार्ट कर देते हो ट्रेडिंग। हाँ, बाई सेल करते हैं डीमेट अकाउंट खोलने के बाद। वो एवरेज ट्रेडर, जो आपके आजू बाजू जो भी ट्रेडिंग कर रहा है, वो कौन होता है? प्रोप्राइटरी ट्रेडर कौन होता है पता है? उसके पास ना एक कंपनी ट्रेडिंग करती है, ऐसा एज्यूम करके चलो, एक कंपनी होती है, ट्रेडर का ग्रुप होता है, ग्रुप, और वो ग्रुप में एक यूनियन में काम करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। मतलब जो भी हमारे इंडियन हो गए, डोमेस्टिक मतलब पर्टिकुलर एरिया के, जैसे हमारे इंडिया के लिए जो इंस्टीट्यूशन है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, वो है म्यूचुअल फंड, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज होती है, LIC वगैरह। उसके बाद पेंशन फंड। उसके बाद इंडिया में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, उसमें एक पार्टिसिपेंट वो भी होते हैं जो जिनके पास बहुत वेल्थ है, अंबानी, अदानी, ठीक है, और आदित्य बिरला कैपिटल, ऐसे सुना होगा ना उनकी फाइनेंस कंपनी, रिलायंस कैपिटल। ये सब भी एक टाइप के डोमेस्टिक क्या है, इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन मतलब ग्लोबल हेज फंड वाले, सुना है हेज फंड। उसके बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनीज वाले, जिनके पास पैसा नहीं, बहुत पैसा है, अनलिमिटेड पैसा, 4-5 कंट्री एक साथ खरीद ले सकते हो। कंट्री बोल रहा हूँ, आपका गांव, आपका तालुका, आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं बोल रहा हूँ, वो होते हैं फॉरेन बड़े इंस्टीट्यूशन। या फॉरेन बोलने से ज्यादा ये समझ के चलो, बड़े, बहुत बड़े, ओवर साइज। और मार्केट मेकर्स होते हैं जो मार्केट में प्रोवाइड लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड ब्रोकर, ब्रोकर्स क्यों रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं? क्योंकि हम ब्रोकर के बिना बाय एंड सेल ही नहीं कर सकते। ये मार्केट के कोर प्रिंसिपल कौन हो गए? पार्टिसिपेंट्स हो गए, ये ही बायर सेलर है ये सब। बस एक बात याद रखना, जितना बड़ा पैसा उतना बड़ा इम्पैक्ट। और बाकी का बाद में पढ़ते हैं, ठीक है, पूरे आगे जाके समझते हैं। चलो, आ गई समझ में बात, मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? हम जैसे रिटेलर, प्रोपराइटरी ट्रेडर जो ट्रेडिंग का ग्रुप होता है। उसके बाद ये जो कंपनीज होती है, इंडिया की टॉप कंपनीज बड़ी बड़ी, उनका इन्फ्लुएंस होता है, वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में कौन आता है? इनसे जो, ये जैसे एक है ना, इसके बदले में 10, समझ के चलो, एक अगर कंपनीज है, एक की साइज 1 लाख करोड़ की है, तो इनकी 10 लाख करोड़ की होगी। ये और बड़े हो गए, बस इतना समझ जाओ, बाकी एडिट, इससे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मार्केट मेकर्स कौन होते हैं? जो मार्केट की बाइंग्स एंड सेलिंग्स को मेंटेन करते हैं, वेरी गुड। वही लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। और ब्रोकर्स, ब्रोकर क्यों? विदाउट ब्रोकर ऑर्डर एंट्री एग्जीक्यूट नहीं होती उनके बिना, ठीक है। बस अब हम लोगों को ये समझना है, मोस्ट इनके पीछे एक चीज होती है जो हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट डालती है, और वो इन्फ्लुएंस करती है मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को, और वो खुद भी इन्वॉल्व होती है ऐसे पार्टिसिपेंट। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे हो सकती है? अब देखो, हम लोग फंडामेंटल फॉलो नहीं करते, हमें करना भी नहीं है, हमारे लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट था, कौन सा? ये वाला। बस ये एक इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ लो, नहीं तो चलो एक काम करो, ये पढ़ो भी मत, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आपके नोट्स में पढ़ लो, जस्ट ऐसे ऐसे होता है। क्या होता है? गवर्नमेंट होता है, पॉलिसीज बनाती है, पॉलिसीज अगर ऊपर नीचे हो गई तो मार्केट इन्फ्लुएंस होता है। समझो, गुड न्यूज गवर्नमेंट ने दे दी तो मार्केट ऊपर जाएगा, बैड दे दी तो मार्केट नीचे आएगा। उसके बाद क्या होता है? बैंकिंग सेक्टर। अब बैंकिंग सेक्टर का आपको पता है, क्रेडिट होता है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट होता है, ये सब चीजों के कुछ न्यूज होते हैं। वो न्यूज अगर मार्केट में आ जाती है, गुड होती है तो मार्केट ऊपर जाता है, बैड होती है तो मार्केट। इकोनॉमी का सेम है, अगर गुड है, इन्फ्लेशन ठीक है, ठीक नहीं है तो मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है तो ऊपर जाएगा। एम्प्लॉयमेंट डाटा, ये दो चीजें बड़ी इंफ्लुएंस करती है, लेकिन हम लोगों को ये कभी पढ़नी नहीं है। एज अ ट्रेडर हम लोगों को बस चार्ट देखना है,
ये सब इसके बाद इवेंट्स होते हैं, कोई जरूरत नहीं है, रेगुलेटरी बॉडीज होती है, ये बड़ी एक इन्फ्लुएंशियल पार्ट होता है। बस ये चीजें मार्केट में इन्फ्लुएंस करती है। अगर आपको स्टडी करना है, आप ये चीजें न्यूज में अगर पढ़ते हो कि चलो आज गवर्नमेंट ने चलो गवर्नमेंट छोड़ दो, इकोनॉमी का कर लो, इकोनॉमी का आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मार्केट में। क्या है इन्फ्लेशन बढ़ना? मतलब बैड न्यूज। बैड न्यूज है मतलब सप्लाई क्रिएट होगी, सप्लाई करेगी तो मार्केट फॉल करेगी। इतना समझ गए? बस होगा इसी जरूरत। अब हम लोगों ने बायर्स और सेलर्स कैसे मार्केट ऊपर नीचे करते हैं हम लोगों ने समझा। अब प्राइस कैसे ऊपर जाता है, प्राइस कैसे नीचे आता है, ठीक है, डिमांड कैसे क्रिएट होती है, समझे। बस ये इधर लिखा था, हम लोगों ने डायरेक्ट ना उसी पे काम कर दिया। आपको समझ में आया? बस एक बात यहाँ एक्स्ट्रा सीखने के लिए मिल रही है आपको। बिग प्लेयर्स मार्केट को मूव करते हैं, एंड बिग प्लेयर मतलब बहुत बड़ा पैसा, एंड जितना बड़ा पैसा उतना बड़ा ऑपरेटर, और जितना बड़ा ऑपरेटर उतना बड़ा मूवमेंट। समझ में आया? मतलब मार्केट में जितनी भी बड़ी मूवमेंट्स बनेगी वो बड़े पैसे से ही बनेगी। और बड़ा पैसा किसके पास होता है? हम लोगों ने पढ़ा मार्केट पार्टिसिपेंट्स में, बड़े लोगों के पास। और जिनके पास बड़ा पैसा है वही से मार्केट मूव करना है। बस हम लोगों को फिर क्या समझना है? बड़ा पैसा कैसे मार्केट में काम करता है। समझ में आया? बाकी का मार्केट मेकर्स को मार्केट लाइक बैलेंस करते हैं, समझे, वो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट को न्यूज एंड सेंटिमेंट। अभी ये चीजें हमें जरूरत है नहीं, हम ये चार्ट पर डिकोड करने वाले हैं। किस चीज से? प्राइस से। प्राइस किस चीज से डिकोड करने वाले हैं? कैंडल से। समझ में आया? ये सब चीजें बस एक रटने के लिए थी, इनकी जरूरत नहीं है एज ए टेक्निकल ट्रेडर। समझ में आया? बस हम लोगों को अब वो पार्ट पढ़ना है जो था हम लोगों ने पढ़ा मार्केट के पार्टिसिपेंट से ना, उनको एग्जैक्ट कौन इन्फ्लुएंस करता है। ये तो खुद इन्फ्लुएंसर थे। कौन? ये बैंक, इकोनॉमी, ये तो इनका इम्पैक्ट आता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट। लेकिन इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं मार्केट के पार्टिसिपेंट? चलो, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस पार्टिसिपेंट्स पे जो डालता है वो कौन होता है? न्यूज। कैसे? क्योंकि न्यूज के पास सब कुछ होता है, डेटा। तो डेटा के बाद दूसरी मेन चीज है नेटवर्क। अगर न्यूज वालों ने कुछ डेटा रिवील कर दिया, उनका नेटवर्क जो होता है वो इतना फास्ट होता है कि लोगों के पास उनकी न्यूज एकदम एक झटके में जाती है। एंड उसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ता है? बाइंग ऑन सेलिंग नेचर पर। किसके? पार्टिसिपेंट्स पे। अगर बाइंग एंड सेलिंग नेचर पर अगर पार्टिसिपेंट के इन्फ्लुएंस हो रहा है तो क्या होने वाला है? गुड होगी तो बाइंग आएगी, बाइंग आई तो वहां सप्लाई क्रिएट होगी। सेम अगर बैड न्यूज आएगी, अगर एकदम क्लियर कट लाई दी, चलो समझो कुछ इतनी बैड न्यूज लाई कि चलो पेंडेमिक नहीं है, अगर है भी, उन्होंने कह दिया आ गई खत्म, क्या हो गया मार्केट? पैनिक। पैनिक जब होता है तो क्या होगा? मार्केट फॉल स्टार्ट करेगा, सप्लाई क्रिएट होगी क्या? तो मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी डिसीजन मेकिंग में। इसके लिए हम लोगों को न्यूज और मीडिया देखनी ही नहीं है। हम लोगों को क्या देखना है? प्राइस। कैंडल पे हम डिकोड करेंगे सप्लाई कैसे बनता है, वहां से हम डिसीजन ले लेंगे। समझ में आया? सबसे घटिया इन्फ्लुएंस होता है सोशल इन्फ्लुएंस। आपका यूट्यूबर, आपका इंस्टाग्रामर, जो आपको सॉरी जो आपको दिखाता है गाड़ियां, जो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है, आपको बताता है मैं ऐसी लाइफ जी रहा हूँ, भले वो कोर्स सेल करके जी रहा होगा, लेकिन इन्फ्लुएंस करता है। आप उसको इन्फ्लुएंसर को क्या करते हो? भगवान मान लेते हो। जब आप उसको भगवान मानते हो तो आप उसने जो भी बताया उस डिसीजन पे आप स्टिक हो जाते हो। जैसे समझो, अगर उसने बताया कल मार्केट प्राइस होगा, होगा या नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन अगर मार्केट कल राइज होगा तो आप क्या करोगे? मार्केट में बाय का ही डिसीजन बनाओगे। और यही इंफ्लुएंस करता है मार्केट की मूवमेंट्स को। और बस आप जब एवरेज ट्रेडर जब बाय का डिसीजन बनाता है ना, तो बड़ा ट्रेडर सेल करता है। वहां पर नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है, वो होती है मैनिपुलेशन, ट्रैपिंग। ये कैसे होती है? चार्ट पे पढ़ेंगे, समझ जाओ। चलो मैं आपको एक बात बताऊं, समझो, इतना ही समझो। ये जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, ये टेक्निकल थिंग जितने भी, ये पार्टिसिपेंट मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं गुड और बैड वे में। अच्छी है, अच्छा, और बुरा है। बुरा मतलब पैनिक।
अच्छा मतलब हैप्पी हैप्पी वाला माहौल। हैप्पी होता है तो बाइंग आती है, पैनिक होता है तो सेलिंग आती है। बाइंग आती है मतलब क्या क्रिएट होता है, डिमांड क्रिएट होता है, और सेलिंग आती है मतलब क्या क्रिएट होता है। ये सब चीजों को अगर हम लोग डिकोड करने जाएंगे तो ये सुनेंगे ही नहीं, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, चार्ट पर ग्रोथ दिखाएगा, चार्ट पर सीखेंगे, आगे के डिसीजंस बनाएंगे। इनको फॉलो करना है क्या हम लोगों को, बस समझ गए ना ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर कोई बड़ी न्यूज चैनल ने बोल दिया सैड, सैड का इंपैक्ट पड़ेगा सेल, बाय आएगा ही फॉल। अगर बाइंग का इंपैक्ट आएगा मार्केट होगा हैप्पी हैप्पी, हैप्पी हैप्पी होगा तो मार्केट जाएगा ऊपर। बस इतना समझ गए। ये डीप में पढ़ाएंगे जब आप बहुत कुछ डीप में आ जाएंगे। आज क्या जरूरत है क्या, आज बस क्या समझना है, हैप्पी माहौल, हैप्पी न्यूज, मार्केट ऊपर, हैप्पी इंपैक्ट, मार्केट ऊपर, बैड न्यूज, बैड माहौल बन जाएगा मार्केट पैनिक सेलिंग, डन। अब मार्केट में लिक्विडिटी क्या होती है, मैंने ऑलरेडी बोला, आप हम लोग क्या कहाँ पढ़ेंगे, और मार्केट में मेजर रोल प्लेयर होते हैं, वो होते नहीं, मार्केट में मेजर दो तीन चीजें होती है, जैसे एक मैनिपुलेशन, दूसरी होती है ट्रैप। ऑपरेटर समझ गए ना, ऑपरेटर होता है बहुत बड़ा पैसा इज इक्वल टू ऑपरेटर, जिसके पास बहुत पैसा है वो उनके हिसाब से मार्केट को मूव करता है, समझो। मार्केट में ट्रैप कैसे होते हैं समझ में, सब कुछ समझेंगे, ये बात यहाँ तक छोड़ दो। अब हम जाएंगे डायरेक्ट चार्ट पर, ये सब चीजें कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, ये छोड़ दो। क्यों, हम लोगों को फंडामेंटल्स फॉलो ही नहीं करनी, न्यूज फॉलो ही नहीं करनी ना। मैं कहता हूं अगर आज से कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है न्यूज से, प्लीज न्यूज बंद कर दो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपका सही चूज करो जो आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है। उसके बाद एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स की बातें मत मानो, जैसे हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट ला दी, अदानी को गिरा दिया, पैनिक कर दिया, ये मत करो, ये देखो ही मत, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग कौन है, हम लोगों को क्या चाहिए, टेक्निकल्स, और टेक्निकल्स डिकोड करने के हम लोग यूज करने वाली प्राइस एक्शन, मतलब जो प्राइस बोलेगी हम लोग वो करेंगे क्या। अगर प्राइस ने बोला सप्लाई है तो सप्लाई से सेल करेंगे, अगर प्राइस ने बोला डिमांड है तो बाय करेंगे, इससे ज्यादा कुछ करेंगे क्या। आज का लेक्चर बस ये समझने के लिए था डिमांड सप्लाई क्या होता है और उनको इन्फ्लुएंस कौन करता है, ठीक है। और जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो हम लोगों को सुनना है क्या, नहीं। एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, एज अ बायर एंड सेलर, हम लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगी प्राइस, प्राइस डिकोड करेंगे हम चार्ट पर, और चार्ट ही बताएगा हम लोगों को क्या करना है, इससे ज्यादा कोई बताएगा क्या। मतलब अगर आप में से कोई होगा जो न्यूज चैनल देखता होगा, आज से बंद कर देना, एज ए ट्रेडर उसकी चीज की जरूरत है नहीं। कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहा है तो नहीं करना है, क्यों, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। आपकी चॉइस में बताने का काम कर रहा हूं, आपको जो करना है वो कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये चीज, बाइंग कैसे आती है, सेलिंग कैसे आती है, डिमांड सप्लाई कैसे बनता है, मार्केट का स्ट्रक्चर जो चार स्टेजेस है वो कैसी बिल्ड होती है, वो पढ़ने के बाद वो जो चीज है वो डिकोड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स जितनी डीप में यूज करेंगे ये सब लोग उसमें हमें मिल जाएंगे, रिटेलर मिल जाएंगे, उसके बाद मार्केट के इन्फ्लुएंसर फैक्टर वो सब वहां पर मिल जाएंगे। समझ में आया। आज का लेक्चर किस किस को समझ में नहीं आया प्लीज मुझे समझाओ जरा। एग्जैक्ट डिमांड सप्लाई क्लियर हो गई, मार्केट को मूव करने के लिए डिमांड सप्लाई चाहिए होती है, मार्केट को डिमांड सप्लाई करने के लिए बायर सेलर्स होते हैं, बायर सेलर्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है मार्केट की इन्फ्लुएंसर, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो पढ़े हम लोगों ने, साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड वही हम लोगों को उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, बस किस किस से, न्यूज मीडिया से। क्यों, क्योंकि एज ए ट्रेडर हमें बस टेक्निकल चीजें चाहिए, टेक्निकल चीजों पर सब कुछ हमें दिख जाता है, कोई जरूरत है नहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को नहीं फॉलो करना है, डेटा एनालिस्ट को नहीं फॉलो करना है। एज अ बिगिनर, आप जब इंटरमीडिएट आप फारे ट्रेडर बनेंगे सब यूज करो, सोशल मीडिया फॉलो करो, न्यूज फॉलो करो। आज जरूरत है नहीं, एज अ ट्रेडर हम लोगों को प्राइस समझने की जरूरत है। प्राइस कहाँ समझेंगे हम लोग, प्राइस एक्शन में, टेक्निकल एनालिसिस में। आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो प्लीज लेक्चर रिपीट वॉच करो, मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दूंगा। लेक्चर समझने का ट्राई करो, समझा, यही समझना मैं यही चाहता हूँ। आपको एंड गोल यही है कि आप लोगों को प्राइस समझना है। क्यों, क्योंकि आपको पता है मार्केट मूव होता है डिमांड सप्लाई को, डिमांड सप्लाई को कैसे रीड करना है, प्राइस से, इन्फ्लुएंस से नहीं, इन्फ्लुएंसर से
नहीं, प्राइस को अगर प्राइस से डिकोड करना है डिमांड सप्लाई को, तो हम लोगों को क्या चाहिए, प्राइस की अंडरस्टैंडिंग। वो कहाँ से आने वाली है, कैंडल स्टिक से। डायरेक्ट कैंडल स्टिक ये सब काम आपके लिए इजी कर देंगी। तो बाकी की चीजों की जरूरत है क्या? तो मैं यही कहूंगा, एज अ मैच्योर ट्रेडर बनने के लिए, एज अ बिगिनर ट्रेडर, आप लोग इन्फ्लुएंसर को फॉलो नहीं करेंगे। आपको चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट की प्राइस डिकोड करना है, प्राइस पे हम लोगों को एक्शन लेना है, इसी को कहते हैं प्राइस एक्शन। एंड वही आज से हम लोग फॉलो करने वाले हैं। जितनी भी आप गलत चीजें कर रहे हो, आज से बंद कर दो। कौन सी, फिर एक बार बता रहा हूँ, ये सब चीजें बंद कर दो। ये चारों पांच, ये न्यूज, सोशल मीडिया, एनालिस्ट एंड रिपोर्ट, वो नहीं देखना है किसी का, कोई कुछ भी बोले। बिग प्लेयर्स को क्या कर रहे हैं नहीं देखना है, जरूरत नहीं है। कैंडल बता देगी। और टेक्निकल इंडिकेटर को भी नहीं देखना है। समझ में आया? आज का लेक्चर बस डिमांड सप्लाई कैसे मार्केट में आती है, मार्केट का उसका इन्फ्लुएंस कैसा होता है, और उसको डिकोड करने के लिए हम लोगों को यूज करना है प्राइस एक्शन। और बाकी की चीजें नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी बता दिया। डन। तो मिलेंगे टेक्निकल एनालिसिस डायरेक्ट चार्ट पर।